नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र और आप देख रहे हैं द डॉक्टर शैलेंद्र शो। सच तो सच है। इस कार्यक्रम में हम पेश करते हैं हर सप्ताह एक ऐसी हस्ती को जिसे आपने प्यार दिया, नाम दिया और सम्मान देकर बड़ा बनाया। आज की इस कड़ी में हम आपको मिलाते हैं रीवा जिले की एक ऐसी हस्ती से जिसने न केवल आत्मबल के कारण रुपहले पर्दे में अपना अभिनय की छाप छोड़ी और अपना एक स्थान बनाया, साथ ही साथ रीवा शहर का नाम भी रोशन किया। हमारे बीच है लेखक, रंगकर्मी, अभिनेता हिरेन सिंह जी। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है। सच तो सच है, इसके लिए मैं इसमें आपने मुझे ये मौका दिया, अवसर दिया, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है डॉक्टर साहब कि आपने ये अवसर मौका मुहैया कराया कि वैसे भी कोविड के टाइम में सब अपने अपने घरों में कैद हैं, तो मैं बहुत सारे लोगों से रूबरू मिल सकूँगा, बातचीत हो सकेगी, लोग जान सकेंगे। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी यादों का पन्ना खोलेंगे और आपको समय मशीन से ले चलेंगे आपकी पिछली दुनिया में। आपकी क्या खूबियाँ हैं, आपकी क्या अच्छाइयाँ हैं, आप जिक्र करेंगे तो बेहतर होगा। खूबियों से शुरू हो गई बात। तो हर आदमी अपनी तरह का होता है जी हर आदमी विशिष्ट है। तो मुझे भी लगता है कि मैं थोड़ा हो सकता है कि और लोगों से अलग हूँगा, और रंगकर्म के ज़रिए जो मैंने काम किया तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को मुझे समझने का जैसे मौका मिला, और एक तरह की ये स्टडी रही, एक तरह की पढ़ाई रही। और मैं तो सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि ये सब इस सब ने कुछ ऐसा दिया कि जिससे मैं महसूस करता हूँ लोगों को, और वो अपनी तरह मैं इस जातिवादी जो समीकरण है, ऊपर नीचे का जो है मेरे भीतर, मैं कभी ये सोच भी नहीं पाता। तो मेरे लिए ये है कि मुझे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं और मैं भी बहुत सारे लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। तो दादा, अगर बातचीत की जाए तो आपका जो रुझान है इस कला साहित्य की तरफ कैसे हुआ? ये बचपन में जब मैं गांव में था जी तो मेरी बिल्कुल जो शुरुआती शिक्षा है वो पथरहा एक गांव है रघुनाथगंज के पास, वहाँ पे मैं 5th में वहाँ पढ़ रहा था। और उस वक्त मेरे मामा साहब जो हैं कला जगत से जुड़े हुए थे, जी तो वो वहाँ जाते और बढ़ैया बकरी एक गांव है वहाँ भी वो आया करते थे, तो वो किताबें लेके आते थे, वो आर्टिस्ट थे। तो उनको देख के इसमें मेरी रुचि हुई। सुरेंद्र राजन साहब हैं, अच्छे एक्टर हैं, अभिनेता हैं और पेंटर थे बेसिकली वो। फिर बाद में फ़ोटोग्राफी भी मैंने उनसे सीखी। जी तो एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि वो रादुगा प्रकाशन की किताबें आती थी, रशियन किताबें जो हैं, तो उसमें मुझे बहुत बचपन में, मतलब जब मैं 8वीं में था तब से मुझे जो है मैक्सिम गोर्की की जो मदर है, निकोलाई अस्त्रोवस्की की अग्निदीक्षा है, इस तरह की किताबें पढ़ने का मुझे मौका मिला और मैंने जानने की कोशिश की दुनिया के बाहर और भी क्या चीज़ें हैं। तो आर्ट का रुझान उनकी वजह से सबसे बड़ा कारण रहा है। तो आपने फिल्म जगत में भी काम किया, कई नामचीन टीवी सीरियल्स थे, उनमें भी काम किया है। हाँ, कुछ कुछ काम किया है, बहुत ज़्यादा तो काम नहीं किया है, पर राइटिंग का कुछ वर्क मैंने किया। जी और आपके रक्तचंदन एक फिल्म थी, जी तो उसमें काम किया यहाँ एज ए चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, बीबीसी के लिए कुछ काम किया। बीबीसी में आप जो है लैंग्विस्टिक के रूप में भी आपका एक विशेष स्थान था। हाँ, लैंग्वेज एक्सपर्ट के तौर पे उन्होंने, भाषा विशेषज्ञ के तौर पे उन्होंने मुझे वहाँ हायर किया था और उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। तो वहाँ पर आपने किस भाषा को? वो दरअसल क्या है कि वो हिंदी में कुछ काम कर रहे थे। जी बीबीसी का एक अपना प्रोडक्शन था जो हिंदी में काम कर रहा था उस वक्त दिल्ली में, और जासूस विजय करके एक सीरियल आता था, जी तो उसमें मैं भाषा विशेषज्ञ के तौर पे मैं वहाँ गया था और मुझे छत्तीसगढ़ी जो है डायलेक्ट है जी उसके बारे में कुछ उस लहजे को रखना था और इस तरह की जानकारियाँ देनी थी, और कुछ उसका आर्ट का जो पार्ट था वो भी मुझे देखना था, जो सेट डिज़ाइन वगैरह में जो, और कास्ट्यूम के ऊपर भी एक कुल मिला के जो चीज़ें थी उसमें वो मेरी मदद लेते थे।
आपने धन्ना जैसी फिल्में जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं उस पर भी अमूल्य योगदान दिया था। मैं एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर उसमें भी था जी और प्रोडक्शन कंट्रोलर का भी पहले शुरू में यहाँ वो काम देख रहा था मैं, जी जी क्योंकि वो मैं दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के आसपास वो मंडी हाउस में एक श्री राम सेंटर का एरिया है, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। ऐसे बातचीत शुरू हुई तो दीपक रॉय डायरेक्टर थे, वो मेरे मामा साहब के साथ आए, सुरेंद्र राजन जी के साथ। तो वो लोग कह रहे थे कि कहीं हरियाणा में या कहीं शूट करते हैं तो बहुत सारी वो बिजली के खंभे और बहुत तरह के डिस्टर्बेंस हैं और गांव शूट करना है। तो मैंने उनको कहा कि आप रीवा तरफ आइए, वो इलाका काफ़ी अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। तो मेरी मंशा ये भी थी कि यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनको भी थोड़ा अवसर मिलेगा, एक प्रोत्साहन मिलेगा, वो देखेंगे और चीज़ों से जुड़ेंगे, क्योंकि तब बिल्कुल नई बात थी, बहुत कम लोग इधर आ रहे थे इस फील्ड में। तो मुझे यकीन नहीं था, पर एक दिन वो सारा सामान बोलो अब लेके वो पहुँच गए, जो चीज़ें थी। आपने बिज्जी का खजाना जो कि नामचीन धारावाहिक कह सकते हैं, हाँ, उसमें भी काफ़ी योगदान रहा आपका। बिज्जी के खजाना में मैंने एक रोल किया था, कैरेक्टर किया था जी और इत्तेफाक से उनका एक एक्टर आया नहीं था बॉम्बे से, और मैं वहाँ था और उन्होंने वो कैरेक्टर मुझे कहा कि प्लीज़ कर लीजिए। फिर मैंने कहा कि ठीक है। वो उदय प्रकाश जो राइटर हैं, हिंदी के बड़े नामचीन राइटर हैं, तो उन्होंने कहा, और वो मामा साहब के दोस्त हैं और मैं उनको मामा साहब ही कहता हूँ। तो विजय दांदेथा जी का गांव बोरुंदा जो है राजस्थान में, वहाँ मैं था और वहाँ जाके शूट किया उसमें, तो एक मौका मिला वहाँ पे। तो ये जो अभिनय का गुर था, हाँ, आपने कैसे सीखा, किससे सीखा? मैं किसी स्कूल में तो नहीं गया। जी मेरे अंदर दरअसल मैं आपको बताऊं कि गांव से जब आया था बहुत झिझक थी, जी बहुत हेजिटेट करता था और स्टेज पे खड़ा होना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैं उन लोगों में से था, जो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो बोल नहीं पाते हैं, जी जी हिचकिचाते हैं, पैर थरथराते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे साथ। तो यहाँ जब मैं पहला प्ले कर रहा था तो उस वक्त मुझे लगा कि मैं स्टेज छोड़ के भाग जाऊँ, इस तरह के हालात हो गए थे। लेकिन बाद में किसी तरह से वो कर पाया। तो मुझे तो स्ट्रगल करना पड़ा इस फील्ड में। मैं ऐसा नहीं था कि मैं सब कुछ जानता था और अच्छा मुझे मंच पे सहज था, ऐसा नहीं था। जी। तो जब आप एक एक्टर के तौर पर अपने आप को स्थापित करना चाह रहे थे, हाँ, तो उस समय काफ़ी संघर्ष भी करना हुआ होगा। हाँ, खुद ही अपना प्ले मैंने, संघर्ष का दौर क्या रहा? वो 1980 में दरअसल मैंने यहाँ एक संस्था गठित की, क्योंकि मैं 8वीं में जब था तो मैं दिल्ली गया हुआ था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। मेरे मामा साहब फोटोग्राफी वगैरह भी कुछ सिखाते थे, तो मुझे उन लोगों के बीच में जाने का मौका मिला। तब अमरीश पुरी साहब हैं और नसीर भाई हैं और ओमपुरी जी, ये सब बड़े एक्टर हुआ करते थे। इनको वहाँ देखा करता था। तब ये फिल्मों से उतना वास्ता नहीं था, इनको फिल्म के ज़रिए मैं नहीं जानता था। तो कुछ प्लेस देखने का मौका मिला, इनको देखने का मौका मिला, तो एक तरह का एक खिंचाव था इन लोगों के प्रति, आकर्षण था। और वहाँ थिएटर देखा मैंने, तो मुझे लगा कि रीवा में मैं ज़रूर प्ले करूँगा। तो और कुछ मुझे ABCD उसकी मालूम नहीं थी। यहाँ जब आया तो धीरे धीरे शुरू किया बिल्कुल ज़ीरो से। तो यहाँ संस्था गठित की हमने। 2 अक्टूबर का दिन था। राजा जी राव और मेरे एक दोस्त संजीव श्रीवास्तव और ऐसे कुछ मित्र मंडली थी, और यहाँ कोठी कंपाउंड के एरिया में हम लोग बैठे थे। वहीं संस्था बनाई, गठित की। इत्तेफाक से वो 2 अक्टूबर था जी। और 1980 को फिर हम लोगों ने कहा कि आज से प्ले शुरू हो जाएंगे। पगला घोड़ा हो गया, दुल्हन, पिक्चर, पोस्ट कार्ड, हाँ, धूप पूस की रात, पंचलाइट, अनमोल, अनमोल खजाना, हाँ, और गांठ युगंधर, ऊपर से नीचे, दुल्हन, गिरगिट, इन सब में आपने प्ले किया। हाँ, और इसी के दौरान आपने एक नाटक भी लिखा था, बघेली का पहला नाटक कहा जा सकता है। हाँ, कौन घूमते भारी। हाँ, जी जी। वो है 1998 में जी मैंने प्ले लिखा, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मैंने हबीब तनवीर साहब को
नाटक करते देखा था, और उसमें आदिवासी कलाकार थे और अद्भुत प्लेज होते थे उनके, बड़े खूबसूरत, और उसका संगीत इतना अच्छा होता था कि उसमें एक ऑर्गेनिक चीज़ दिखाई देती थी, जैसे मिट्टी की जो महक कहते हैं, खुशबू, वो आप महसूस कर सकते थे उसमें। तो हबीब तनवीर साहब से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और मुझे लगा कि जब छत्तीसगढ़ी के नाटक मेलबोर्न में हो सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में जा सकते हैं, तो हमारे रीवा में बघेलखंडी में क्यों प्लेज नहीं हो सकते। तो मुझे लगा कि इसको सम्मान से बोला जाना चाहिए। पहले होता यह था कि कॉलेज में जो नाटक होते थे तो उसमें एक बघेली बोलने वाला एक रामू चौकीदार होता था, या कुछ भी ऐसा कैरेक्टर होता था जो विदूषक होता था, मजाक में बघेली बोली जाती थी। और मुझे ये बोली इतनी सुंदर लगती थी, इसकी जो मतलब इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अभिव्यक्ति है वो करने की क्षमता है बघेली बोली में, बहुत सुंदर लगती थी। तो मुझे लगा कि इस पर नाटक करना चाहिए और फुल लेंथ प्ले करना चाहिए। तो बचपन में मैंने कुछ लोक कथाएं सुनी थी, मैंने कहा उसका आधार बना के कोई, तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं ध्रुव सिंह जी परिहार, अब रहे नहीं बेचारे, तो उनकी मदर थी प्रभुनाथ कुमारी। तो उनके यहाँ मैं गांव में करीब 3 दिन ठहरने का मुझे मौका मिला अमरपाटन में। तो उन्होंने कुछ कहानियाँ सुनाई मुझे, वो सुनाया करती थी। तो वो नानी की कहानियाँ होती थी। हाँ हाँ, जी। पहला मार इस्लात पहली चली रिसाए, इस तरह की कुछ कहानियाँ लोग कथाएँ हैं बघेली में। उन्होंने एक कहानी ऐसी सुनाई कि जो मुझे मतलब मेरे जहन में बस गई, और मुझे लगा कि मैं ऐसे करूँगा। फिर मुझे मालूम हुआ कि उसी तरह की कहानी लगभग विजय दानदेथा जी ने, जो राजस्थान के जो आदिवासी थे वहाँ जो भटकने वाले बंजारे थे, उनसे वो कहानियाँ सुनते रहते थे और उसको दर्ज कर लेते थे कि ये धरोहर है हमारे यहाँ की। तो उसमें से, उस संकलन से एक कहानी मिली मुझे, तो उसके आधार पे पूरा ताना बाना, वो तो 2-3 पेज की कहानी थी, पर जो है करीब 2.5 घंटे का प्ले। तो उसमें बहुत ज़्यादा, कम से कम 90% जो है यहाँ की चीज़ें हैं, मेरे बचपन की स्मृतियाँ उसमें शामिल हैं। और कुल दहका देखता था मैं गांव में, जो कोल समाज के लोग हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, उसमें जो बच्चे थे वो हमारे दोस्त हुआ करते थे। नदी में हम लोग साथ में तैरने जाते थे। तो मुझे लगा कि इन चीज़ों को, जिन चीज़ों को मैं जानता हूँ, उनको मैं लिखूँ अपने तरीके से। और लिखते लिखते वो प्ले वो इत्तेफाकन अच्छा बन गया। राजन जी ने भी सराहा, लोगों ने भी कहा कि नहीं ड्रामा अच्छा है। तो मुझे यकीन हुआ कि मैं बघेली में भी लिख सकता हूँ। तो मैंने वहाँ से शुरू किया, और वो क्या था कि उसमें तकरीबन 50 एक्टर थे, बहुत ह्यूज प्ले था, और वो बहुत सफल हुआ। मतलब आपकी लाइफ का जो सबसे सफल ड्रामा, हाँ, या फिर ये कह सकते हैं कि ड्रामा की जो आपकी लाइन थी, हाँ, वहाँ से मील का पत्थर साबित हुआ। हाँ, इस तरह से कह सकते हैं कि बघेली में शुरुआत हुई इसकी। मैंने हिंदी में भी प्लेज लिखे हैं, और लोग उस वक्त कह रहे थे कि बघेली में क्यों, बघेली में लिखने का औचित्य क्या है, जबकि हिंदी में जो है विस्तार मिलेगा आपको। तो हमने कहा कि जब हबीब तनवीर साहब मेलबोर्न में शो कर सकते हैं और वहाँ लोग भंगिमाओं को समझ सकते हैं एक्टरों की, तो कुछ तो पसंद करते होंगे। तो मैंने कहा कि बघेली को क्यों नहीं होना चाहिए आगे। तो फिर हमने कोशिश की, उसमें इत्तेफाकन यहाँ के लोकगीत भी शामिल हुए, लिखे गए। राजन सक्सेना जी हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया, उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हमारे, तो उनका आत्मीय सहयोग मिला। यहाँ के जो कलाकार हैं उनका बहुत सहयोग मिला लोगों का, तो वो एक सक्सेस प्ले हुआ। एक जनता पागल हो गई भी आपने प्ले किया था। हाँ, स्ट्रीट प्ले, जिसमें कि रियल में जनता पागल हो गई थी। हाँ, वो हुआ ये था कि हम शो कर रहे थे, तो जिस एक्टर को हमने रोल दिया था, मैं जनता का रोल एक सुमन सिंह है, तो एक्टिंग यहीं पे रहते थे। तो मैंने कहा कि चलो रोल कर लो। तब मुश्किल से लोग मिलते थे स्ट्रीट प्ले के लिए, वो मिल गए। और मैंने शारदा जायसवाल यहीं पास में रहते थे, तो उनको कहा कि यार वो एक्टर नहीं आया, अब तुम ये रोल कर दो। उनको रटवाया, तैयार किया, और मैंने कहा कि उसको डांटना है और उसके पूरा अटैक करना है।
तो वो इतने घबरा गए एक्टिंग करते करते कि उन्होंने सचमुच में मारना शुरू कर दिया और सुमन सिंह जी की बहुत धुनाई हो गई उसमें, बहुत पीट दिया, ऐसा हो गया था। और फिर पुलिस वालों को भी लगा कि यार यहाँ डिस्टर्बेंस कर रहे हैं और उन्होंने आपत्ति की और रोक दिया प्ले, और उस पर काफ़ी हंगामा हो गया था। फिर बाद में कुछ थिएटर आर्टिस्ट आ गए हम लोगों के साथ, फिर उसके खिलाफ वो मुद्दा बन गया था ऐसे। एक वाक़या शायद रामपुर का भी है कि आप एक दिन का प्ले करने गए थे, हाँ, और वो प्ले फिर काफ़ी दिनों तक चला। नहीं ऐसा नहीं है, कौन भूमते बारी के ही करीब 13 शो हुए। जी अब उस बारात को कौन बुलाता जी यहाँ रीवा में? तो फंड जो था मेरे अनुज अनल पाल सिंह जी, वो कहते थे कि आप प्ले करते हैं और सारी जो जिम्मेदारियां हैं मुझे ढोनी पड़ती है, और मेरे पास तो वो ही पैसे से मदद करते थे। और कुछ थोड़ा बहुत वहाँ के सरपंच थे जी पर्वत सिंह जी, वहाँ 2 शोज़ हुए थे वहाँ। जी तो वो इसका आपका मकर संक्रांति के दिन की बात है, तो वहाँ मेला लगता है, मझोखरी का मेला कहलाता है वो, तो 2 पहाड़ों के बीच में वो लगता है। तो हम लोग काफ़ी पहले गए, मैंने कहा कि भाई स्टेज बनाना पड़ेगा, तो एक टीला था उसको स्टेज में उन्होंने बदलवा दिया। वहाँ लाइट नहीं थी तो उन्होंने जनरेटर की व्यवस्था की दूर से लाके, और वो बहुत वहाँ भी हिट हुआ प्ले। जी पर उसमें कुछ लोग जो होते हैं ना, हर तरह के लोग होते हैं हर जगह, और कुछ लोग सहमत होते हैं, असहमत होते हैं। तो वो कह रहे थे कि या बघेली ना हुआ है, तो सतना की बघेली अलग है। हाँ, थोड़ा सा हाँ मतलब कहते हैं ना कि कोई 2 कुछ में पानी बदले 4 हाँ पानी, बिल्कुल तो बिल्कुल, उसका असर जो दिख रहा था उसमें। जी जी जी। तो थोड़ा बहुत जो फ़र्क पड़ता था उससे लोग असहमत होते थे। जी जी अब जैसे इस बात पे भी असहमत होते हैं कि कौन भूमिते भारी जो है, इसको कहते हैं कि ये बघेली में ये शीर्षक सही नहीं है। पर क्यों सही नहीं है? अब ये चलन में तो है भारी, जी जी बघेली में भारी बोलते हैं, मुझे भी मालूम है कि उसमें गरु बोलते हैं, पर कौन भूमिते गरु बोलने में अच्छा नहीं लगेगा। तो एक भाषा होती है जिसका आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। ताकि लोग जो है attract भी हो सके, हाँ, उसका उसको समझ सौंदर्य सके। बचा जी। रहे। और आप उस ज़माने की अगर बोलेंगे कि जिसको लोगों तक जा ही नहीं रही है, भाषा समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी जो चलन में बघेली है उसका मैंने इस्तेमाल किया। दादा, अगर बात करें हम, तो आपके जीवन में सबसे खुशी का पल कौन सा था? इस तरह से उसको दर्ज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं खुश ही रहता हूँ कुल मिला के ये है। खुश होना, खुश और- रहना और सबसे अधिक खुश होना। वो ऐसा इस तरह के क्षण याद करना बहुत मुश्किल है। मुझे सबसे मज़ा और खुशी होती है जब मेरे शोज़ जब हिट होते हैं, लोग आके मिलते हैं, जी और जब उसके भीतर की किसी चीज़ को समझ लेते हैं वो, जी तो लगता है कि मैंने अपनी बात जो है संप्रेषित की है, वो लोगों को समझ में आ गई है। तो एक तरह से वो जो मिल पाते हैं हम लोग वैचारिक स्तर पे, जी। तो वहाँ बहुत खुशी होती है। जो आपका अभिनय का सफर है, हाँ। जिसमें आपने निर्देशन भी किया है, लेखन का भी कार्य किया है, सफर कैसा रहा? कुल मिला के बहुत अच्छा रहा, मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैं जैसे मुंबई में गया था और वहाँ भी फिल्म का थोड़ा बहुत किया मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं किया। लोग जुड़ते रहे, मुझे बुलाते भी रहे कि आइए। बीबीसी वाले कई बार कॉल कर रहे थे, क्योंकि लोगों के बीच में अच्छा मेरा वो हो गया था। तो पर मुझे जो है मेरा स्वास्थ्य कुछ 2-3 साल अपोलो हॉस्पिटल में और ऐसे इस तरह से फंस गया था, तो वो मुश्किल हुई थी मेरे लिए। तो उस वक्त सारा काम बंद हो गया था। जी फिर नए सिरे से वो उत्सुकता जगाना, नए सिरे से काम करना, और थिएटर में मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और वो मैं अपने शहर में ही रह के मैं कुछ करना चाहता था। जी तो ये एक मंशा थी, तो इसलिए मैं इधर चला आया। थिएटर की अगर बात करें, तो आपने रंगकर्मी का कार्य भी किया, लेखन भी किया और निर्देशन भी किया है। लेकिन आपका एक छुपा हुआ गुण था, आपने वीडियोग्राफी भी की। हाँ, वो स्टिल फोटोग्राफी जो है जी ज़्यादातर मैंने की उसमें, क्योंकि मेरे मामा साहब जो हैं इंटरनेशनल लेवल के फ़ोटोग्राफर थे। उनको जापान का याकूत अवार्ड मिला हुआ था, जी है ना। तो उनके फ़ोटोग्राफ्स देखता था, और दिल्ली में एग्जीबिशंस देखी मैंने, तो मेरी दिलचस्पी इस वजह से क्रिएटिव फ़ोटोग्राफी में हुई। तो मैं करने लगा अपनी कंपोजिशंस,
और उसके थ्रू मुझे क्या है कि ड्रामा भी समझ में आया जी कि मैं एक फ्रेम में पूरे ड्रामे को उस तरह से देखता हूँ कि स्पेस जो है उसका कितना ज़रूरी है, कितनी जगह चाहिए उसमें कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ ना लगे। तो वो जो स्पेस है वो उसकी समझ जो है मैंने फ़ोटोग्राफी के ज़रिए ही, जिसको मैं थिएटर में अप्लाई करता रहा। तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई विधाएं हैं और कुछ ना कुछ एक दूसरे से मिलता रहता है कुछ। इसी दौरान आपकी साथ एक घटना भी घटी है इरफान खान जी को लेकर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इरफान भाई जो हैं वो तो बड़े दिग्गज और बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, पर मैं दिल्ली में था और उन्होंने, दिनेश खन्ना साहब ने मुझे बुलाया कि स्टूडियो में जाना। वो मेरे मित्र थे दिनेश खन्ना साहब, और रीवा के रंगमंच में उनका बहुत बड़ा योगदान। जी तो दिनेश जी ने जब वहाँ मुझे बुलाया तो स्टूडियो में मैं गया NSD के, तो वहाँ एक आवाज़ आ रही थी, कुछ समझा रहा था कि इसको ज़रा ऐसा करो, कम करो। तो मैंने दिनेश खन्ना साहब से कहा कि ये कुछ अंडर नहीं करवा रहे हैं कैरेक्टर। तो वो कहे कि नहीं वो बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है। फिर हम लोग बाहर आए टहलते हुए। प्रीति खरे एक एक्ट्रेस हैं, विष्णु खरे जो पोएट हैं, उनकी बेटी, निर्मला सीरियल में उन्होंने निर्मला का कैरेक्टर किया था। तो ये सब मित्र मंडली थी, इसमें मैं भी था। और मैं वहाँ दिल्ली में जब बाहर जाके कट चाय जैसे यहाँ पीते हैं ना तो उस तरह की चाय पीने हम लोग बैठे। तो दिनेश जी ने कहा हिरेन अपने फ़ोटोग्राफ्स दिखाओ। तो फिर मैंने अपना परिचय दिया उनको और उन्होंने बताया मुझे इरफान खान कहते हैं, और फ़ोटोग्राफ्स देखे उन्होंने। और उन्होंने कहा कि ये फ़ोटोग्राफ्स, फिर बोले कि आप कभी सुरेंद्र राजन साहब से मिले हैं? तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने समझने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि आपकी तस्वीरों में उनका एक इम्पैक्ट है, सुरेंद्र राजन साहब का एक असर है। तो मैंने सोचा है कितना सेंसिटिव आदमी है कि इतनी बारीकी से कि उस तस्वीर को देख के वो कनेक्शन जो है, यहाँ इतनी बड़ी आबादी में उन्होंने एक उसमें से नाम आइडेंटिफाई किया। तो वो चीज़ तो थी ही उनके अंदर। और फिर उन्होंने एक फ़ोटो मेरा खींचा वहाँ पे, वो मेरे पास अभी भी है, तो रखा हुआ है। और मेरे लिए वो स्मृति है और बड़ी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे एक्टर थे जी जिनका मैं मुरीद हूँ। मैं जो अपने रीवा के जैसे कुमुद मिश्रा हैं और कुछ बहुत अच्छे एक्टर आ रहे हैं, पर जो राजन साहब के साथ इनसे मेरी बाद में भी मुलाकात हुई, इरफान खान साहब की बॉम्बे में, तो बातचीत होती रहती थी। दिनेश जी के वो बड़े अच्छे मित्र थे, और तो उनका काम भी मुझे बहुत पसंद है। उनकी जो अभी जो फिल्में आई ना, हासिल एक देखी थी मैंने, और आपके पान सिंह तोमर, और जो भी फिल्में उन्होंने की हैं, तो वो किरदार को बहुत ही, मतलब जिस इलाके में है उस जीवंत कर देते हैं। हाँ जीवंत कर देते हैं। तो उस इलाके की चीज़ों को इतना बारीकी से पकड़ते हैं और इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो बड़े अच्छे एक्टर रहे, उनसे एक ऐसी मुलाकात थी। तो जब आपने एक्टिंग के लिए अपने आप को एक्सपोज किया, तो इसके पहले आपने किसी को अपना आइडियल बनाया होगा, किसी न किसी एक्टर या एक्ट्रेस को आपने पसंद भी किया होगा और उसकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश भी की होगी? पसंद तो मैं बहुत करता था। कोई एक विशेष रहता है जिसकी छाप हमारे ऊपर दिखती है? पहले तो कमर्शियल फिल्मों में जैसे वो चीज़ें होती हैं ना, आपको वो अच्छी लगती हैं, तब आप पूरी भाषा नहीं जानते फिल्म की। तो उस तरह के लोग भी थे, अपनी जगह बड़े दिग्गज थे, जैसे दिलीप कुमार साहब हैं, जी तो बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं। उनके बारे में अब कहना ही क्या है। जिस तरह से संतुलित भाषा की जैसी जानकारी है, उसका जिस तरह से इस्तेमाल है। और मुझे ग्रेगरी पेक पसंद थे, तो देवानंद साहब जो हैं, तो उनका जो स्टाइल है वो मुझे अच्छा लगता था। और कमर्शियल फिल्मों में काफ़ी ऐसे लोग थे, पर मुझे मोतीलाल जी की फिल्में बाद में, और मेरी जैसे फिल्म देखी राज कपूर साहब की तीसरी कसम, वो फिल्म बहुत पसंद है मुझे। और ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे एक्टर हैं कि सब में कुछ ना कुछ खासियत है। तो उसमें सबसे ज़्यादा तो मैं इरफान मुझे लगे, नसीर साहब हैं, ओमपुरी जी हैं,
लोग ये कह सकते हैं कि जो मिट्टी से जुड़े कलाकार थे, हाँ, ये जो रंगमंच से बाहर आए, उनका असर जो है आप पर ज़्यादा दिखा। नहीं उनकी भाषा जो है ना, जी भाषा को लेके बहुत सजग सचेत लोग थे, वो जिम्मेदार लोग थे कि कुछ भी नहीं बोलना है ना। तो उसमें राजकुमार राव एक बहुत अच्छे एक्टर हैं अभी, फारूक शेख हैं जो मतलब बहुत ही सहज एक्टिंग करते हैं, जी तो वो भी मुझे बहुत पसंद थे। दीप्ति नवल हैं एक्ट्रेस, वो बहुत सहज थी। वहीदा रहमान हैं अपने टाइम में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत रोशन दुनिया रही है। आपके स्ट्रगल की शुरुआत कैसे हुई? मैं दरअसल स्ट्रगल मुझे नहीं लगा, मैं सच कहूँ तो। वो कहा जाता है कि एक टर्म है कि लोग जाते हैं वहाँ तो आजकल ये बात होने लगी है कि हम स्ट्रगल करने जा रहे हैं। जी तो मुझे जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी होती है तो वो स्ट्रगल रह नहीं जाता। आपको जिसमें मज़ा आया तो वो स्ट्रगल नहीं होता उसमें, फिर जिस चीज़ को Enjoy होने लोग लगता है। हाँ एंजॉय करते हैं आप, तो बहुत मुश्किलें तो होती थी जी। पर उसमें मज़ा भी बहुत आता था। तो ये शुरू से ही था। मैंने जैसे आपसे बताया कि मुझे बोलने में ही बड़ी हिचक होती थी, मुझे लगा कि मैं स्टेज छोड़ के भाग जाऊं। तो फिर जब मैं बच्चों के प्लेस करता हूं, जब कभी करता था, तो मेरी मंशा ये रहती थी कि जो अच्छा बोल पाते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं बोल पाते हैं ऐसे लोगों को धीरे से मैं बुलाता था। तो लोग कहते भी थे कि इससे प्ले अच्छा नहीं होगा। तो मेरे लिए मतलब नहीं है कि प्ले अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, पर एक ग्रोथ होगी किसी बच्चे की, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कुछ इस मकसद से हम चलते रहें। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ उनके बारे में, जितना मैंने देखा है, मैंने जाना है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो लेखन के क्षेत्र में हो, चाहे वो अभिनय के क्षेत्र में हो, और चाहे रंगकर्मी डायरेक्टर के रूप में हो। वास्तव में हिरेन जी ने रीवा में अपना बहुत अमूल्य समय दिया हुआ है, दे रहे हैं अभी भी, न केवल छोटों को, बड़ों को, जो भी आ रहा है, जो भी रंगमंच आप यहाँ पर रीवा में देख रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि हिरेन जी की ही देन है। वो ऐसा कहेंगे नहीं, पर मुझे पता है, जब से मैं उनसे जुड़ा हूँ, मैं भी काफ़ी सालों से उन्हें जानता हूँ, लेकिन उनका बहुत अतुलनीय। मैंने उनसे बोला भी आप चलिए हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री में कुछ काम करेंगे, कुछ अलग टाइप का काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे राइटरों की ज़रूरत है। कोई सामान्य नाम नहीं है हिरेन सिंह जी। आपके जो मामा जी हैं सुरेंद्र राजन जी, वो खुद एक बहुत बड़े फिल्म अभिनेता हैं, एक इंटरनेशनल अवार्डेड फोटोग्राफर हैं। बहुत सारी खूबियाँ उनमें। आपके जो पुत्र हैं करण विवान सिंह, आपको शायद पता नहीं होगा, वो भी क्राइम पेट्रोल में अपना अभिनय पिछले कई सालों से वहाँ पे कर रहे हैं। और हिरेन सिंह जी ने ये तो विरासत में पाया ही है, इसके अलावा वो बहुत सारे ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते थे कि मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊं तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। नाटक के क्षेत्र में हो, चाहे अभिनय के क्षेत्र में हो, चाहे लेखन के क्षेत्र में हो, और चाहे वो लोगों को मोटिवेट करने के क्षेत्र में हो। हमारे रीवा क्षेत्र में जो नाटक के संदर्भ में कोई बात करता है तो वो सबसे पहले नाम हिरेन सिंह जी का ही आता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ दिया है। और हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसा भी उन्हें मिलना चाहिए भविष्य में, जिसके लिए वो वाकई में डिजर्व करते हैं। हमारी शुभकामनाएं हिरेन जी के साथ में हैं, और हम लोग हिरेन जी से जुड़े हुए हैं। हम लोग अपना फ्यूचर भी कहीं ना कहीं वहीं पर पाते हैं, क्योंकि रंग कर्म हम उन्हीं के माध्यम से कर पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रंग कर्म की सही अर्थ, सही मायना जो है, वो हिरेन सिंह जी अच्छी तरीके से जानते हैं, जो हम लोग बड़े बड़े शहरों में देखने को पाते हैं। रंगमंच के क्षेत्र में जो नाटक उन्होंने पहले प्रस्तुत किए थे, और जो बीच में प्रस्तुत किए हैं, और जो उन्होंने अब प्रस्तुत किए हैं, आप उसमें बता सकते हैं कि कितना अंतर पहले की लैंग्वेज भाषाओं में, और फिर बीच में क्या परिवर्तन हुए, और फिर उसको उन्होंने उसी चीज को आधुनिक समय में कैसे जोड़ा। ये जब आप उनके लिखे हुए नाटक या उनके निर्देशित किए हुए नाटक को देखेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चलेगा। हमारे बीच एक्टर राजेंद्र सोनी जी ने आपके बारे में कुछ कहा, आपने सुना, आप क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? ये उनका बड़प्पन है
और बात यह है कि राजेंद्र जी यहाँ बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि से गए थे, बॉम्बे में उन्होंने स्ट्रगल किया है और मैंने उनका काम देखा है कई फिल्मों में। अब क्या होता है कि वो अलग बात है कि कुछ परिस्थितियों वश वो लौटे, कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, पर उनके काम में एक ताकत मुझे दिखाई देती है कि जिस भी सीन, जिस भी फ्रेम में वो आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ जब ये प्ले हो रहा था तो बहुत सारी असहमतियाँ थी, पर मुझे मालूम था कि राजन के बारे में मैं जानता था कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जब ये प्ले हुआ था तो मुझे तो सारे लोग भूल ही गए थे कि कौन हिरेन सिंह, कौन क्या है, सब राजन को याद कर रहे थे। तो जो भी मिलते थे कहते कि हाँ राजन के काम की बड़ी तारीफ़ हुई। तो एक सेंसिटिव आदमी, और सबसे बड़ी जो खूबी है उनकी वो ये है कि वो मेहनत करते हैं। वो ये कतई नहीं है कि बहुत सारे लोगों में ये होता है ना कि मैं सब जानता हूँ या मैं बस मुझे किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं। वो जो उसकी टेक्निक है, जो उसकी भाषा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं और पूरी मेहनत करते हैं। ये बड़ी खासियत है उनकी, और हम लोग आगे भी अभी काम करेंगे। उनका जो है मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है जी। वो जब थिएटर में पैसा लगता है हर तरह, और कोई शासन की तरफ से तो कोई पैसा हमको मिला नहीं, और वो भी फ्री शोज़ थे हमारे दोनों शो। तो कैसे होते, तो राजन जी के जो साथी हैं, मित्र हैं, इनका बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत प्यार करने वाले हैं इनको। तो उन्होंने बिल्कुल हाथों हाथ इस प्रोग्राम को करवाया। बहुत कोशिश की लोगों ने बिल्कुल आके, जो कभी थिएटर से वो लोग जुड़े हुए लोग नहीं थे, पर उनको भी मज़ा आने लगा। तो ये, और वो कहते हैं कि अब कब होगा, कैसे होगा, हम लोग सब तैयार हैं। तो करीब आप समझ लीजिए कि प्रयास में कम से कम 1000 लोग तो हैं ही जो सीधे सीधे सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है राजन जी की। जो आपने प्रयास की बात की, जी जो कि आपने एक नाट्य कर्मियों के लिए बनाई हुई संस्था है, जी। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रयास मतलब कोशिश, तो इसमें कोई दम्भ नहीं है उस शब्द में। हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल उलट पलट देंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। क्या है कि ये निरंतरता चाहती है ऐसी कि फिर अनायास चीज़ें होने लगी। कुछ प्रयास से होती हैं, फिर जब एक आदत बन जाती है और लोगों को अनायास वो चीज़ें घटने लगती हैं, अपने आप होने लगती हैं। लोगों को जब मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है, तो फिर वो सब जुड़ जाते हैं और फिर उसमें सहयोग करते हैं। तो सिर्फ प्रयास थिएटर रंगकर्म में तो है ही हम लोग मूलतः, और कहानियों के मंचनों की जो शुरुआत है रीवा में प्रयास ने की, तो उससे क्या हुआ कि जो कहानियाँ आजकल पढ़ने का चलन जो कम हो रहा था, वो लोगों तक कहानियाँ पहुँच रही। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, निर्मल वर्मा जी की स्टोरीज़ हैं, उसके मंचन हम लोगों ने किए। और जो बच्चे हैं खासकर, क्योंकि आप बड़ों को सिखाने में बहुत वक्त लगता है और सिखाना नहीं चाहते हो, एक तरह से अनलर्न हो, मतलब जो चीज़ें उनको बता दी गई कि बस यही चीज़ है, तुमको यहीं चलना है, ऐसा नहीं है। उनका अपना विचार होना चाहिए कि वो जो कुछ करना चाहते हैं वो अपनी तरह से भी सोच सकें, तो वो अपनी सोच शुरू कर सकें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें जागृति आए, वो मनन करें, वो खुद सोचें, क्योंकि वो तो हर आदमी इतना भरा बैठा है कि वो सब समझते हैं कि नॉलेजेबल लोग। अब निंदक नहीं अरे राखिए आंगन कुटी छवाए कहते हैं, पर अगर निंदकों को आप रखने लगे, असल में ये है कि वो आपका जीना आराम कर देंगे। वो आपकी निंदा ही करते रहेंगे, आप जो है आपका विश्वास खो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि वो विश्वास पैदा हो सके लोगों के अंदर कि नहीं, हम इंडिविजुअल, हम अलग तरह से भी कुछ सोच सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी जो है वो निखर सकती है। तो ये कोशिश है प्रयास की, और वो निरंतर है। और हम तो कुछ टाइम के लिए हैं, उसके बाद जो दूसरे लोग हैं वो चलाएंगे इसको। बस यही अच्छी मंशा के साथ लोग काम करें, बस यही चाहते हैं हम प्रयास करें। एक मार्मिकता को आपने दर्शाया और उसका मंचन रीवा के पहले ऑडिटोरियम श्यामसा मेडिकल कॉलेज में जो है वहाँ पर किया था जी। फिर उसी तर्ज में एक नया नाटक आप कौन श्रीमान का भी
मंचन आपने किया था रीवा के एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में, जी। और उस नाटक में भी आपने विविधताएं दी थी। जहाँ एक और कॉमेडी था, वहीं दूसरी ओर हास्य व्यंग भी था। जी। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में ये प्ले हुआ था। जी और वहाँ क्या था कि एक बड़ा स्टेज था जी और उसमें बड़े ज़्यादा थोड़े आर्टिस्ट थे, जी और पूरे, क्योंकि स्टेज वो छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा स्टेज है, तो वो बहुत ही मैं क्या कहूँ कि लोगों का बहुत प्यार मिला। जी और 800 लोगों ने पहले दिन शो देखा, और फिर डिमांड थी, लोग कह रहे थे कि इसका दूसरा शो भी करवाइए, जी तो दूसरा शो भी किया। राजेंद्र शुक्ला जी भी थे उसमें, बहुत सारे लोग थे, और राजेंद्र सोनी जी जो हैं उन्होंने उसमें मेन किरदार किया था। शैलेंद्र द्विवेदी थे, जी आपके जो यहाँ के अच्छे अभिनेता वीरेंद्र शर्मा हैं, ऋतिक पांडे, बहुत सारे लोग। म्यूज़िक में राजेंद्र सक्सेना साहब थे, आयुष ने म्यूज़िक दिया था, और मणिमाला सिंह जी ने जो उसका लोक पक्ष था वो संभाला था। तो वो बहुत ही सक्सेस रहा। अगर ये कहा जाए कि अगर रीवा संभाग के आसपास की बात देखी जाए, तो शायद संभाग में या आसपास के संभागों में ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। इसके निर्माण के पीछे आपका विशेष योगदान था। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब मैं क्या कहूँ, ये ज़रूर है कि यहाँ बहुत दिक्कतें होती थी। जी मेडिकल ऑडिटोरियम में भी जब कर रहे थे तो जो उसके एकॉस्टिक्स हैं वो अच्छे नहीं थे, और सैनिक स्कूल में भी शोज़ हुए तो उसमें बड़ी दिक्कत होती थी साउंड सिस्टम को वो सेट करने में, और आवाज़ें इको होती थी, बहुत प्रॉब्लम थी। और बहुत दिनों से इच्छा थी, और हम लोग तो तब से कर रहे हैं, मतलब 85 से मांग करते थे, और बाद के सालों में लगातार फाइल बना के कि एक स्टेज होना चाहिए। तो कुंवर अर्जुन सिंह जी के पास भी गए, बहुत सारे लोगों से मिले जो भी यहाँ सांसद थे पहले, श्रीनिवास तिवारी जी से भी हम लोगों ने कोशिश की थी। पर फिर राजेंद्र शुक्ला जी हमारे ग्रुप में भी पहले आना जाना था उनका, साथ में बैठते थे, तो इसी कमरे में यहाँ बातचीत हुई। मैंने कहा कि आप चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आप थिएटर के लिए क्या करेंगे? तो ऐसे हंसी मजाक का दौर था, कहें कि हम बनवाएंगे, मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ। तो हमने कहा कि ठीक है, पॉलिटिशियंस तो कमिटमेंट करते हैं। फिर हुआ क्या कि मैं कहीं एक प्रोग्राम स्पीक मैके का चल रहा था अमरपाटन में, तो अचानक एक दिन फ़ोन आया कि जगह देखने चलना है थिएटर के लिए। तो मैंने सारी तैयारी की हुई थी कि मतलब क्या, किस तरह से डिज़ाइन होगा, क्या होगा। मैंने एक खाका जो है उनको पहले दिया हुआ था। तो तब 3 साल बीत चुके थे और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, सच कहूँ तो मैं। पर उन्होंने कहा जगह देखने चलनी है, तो फिर मैं गया वहाँ, तो TRS कॉलेज के पहले वहाँ वो जगह देखी। फिर लगा कि आजकल अगर बड़ा थिएटर बना रहे हैं तो कार पार्किंग की जगह होनी चाहिए कि इतना बृहद हो। तो फिर ये वाला जो है, राज कपूर साहब की जो पत्नी थी कृष्णा राज कपूर, वो यहीं रही हैं यहाँ आपके, और प्रेम चोपड़ा साहब जो हैं उनकी वाइफ भी, वो बहन है आपस में। तो यहीं शादी भी हुई उनकी, राज कपूर साहब की। तो एक मेमोरी थी लोगों की जुड़ी हुई थी, उस भावना को ध्यान में रहते हुए उसका नाम भी कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रखा गया। और राजेंद्र शुक्ला जी ने एक दिन कहा कि वो थिएटर बन रहा है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर जब शो कर रहे थे तो हमने कहा कि उन्होंने जो कमिटमेंट कोई नहीं कर पाया, तो राजेंद्र शुक्ला जी ने सचमुच में वो कर दिखाया है। तो इस वजह से हम तो उनके आभारी हैं इस मामले में, कि वो कहते हैं कि ये आपने किया है और आपकी वजह से हुआ। लेकिन मेरे बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि हो, कोशिश हमने की, और राजेंद्र शुक्ला जी अगर नहीं होते तो शायद ये काम नहीं होता। तो ये आपने जो राज कपूर ऑडिटोरियम ही क्यों नाम रखा, ऐसी क्या खासियत थी? वहीं उनका मतलब शादी हुई थी, राज कपूर साहब की पत्नी वहीं रहती थी, कृष्णा राज कपूर। तो राज कपूर भी एक लीजेंडरी एक पर्सनालिटी हैं। तो लोगों का कहना था कि राज कपूर जी के नाम पे होना चाहिए, तो कृष्णा राज कपूर के नाम पे सुझाया गया नाम। तो वो
ठीक ही था। और फिर बगल में एक ओपन एयर भी बनाया गया थिएटर, जो रघुनंदन रंगशाला के नाम से उसको किया गया, जो आनंद रघुनंदन हिंदी का पहला नाटक था, उस आधार पे। तो ये एक अच्छी धरोहर जो है कि मतलब आगे आने वाले लोगों के लिए अब प्लेज हो सकेंगे। अभी थोड़ी अनियमित चीज़ें थी क्योंकि अभी ये कोविड की वजह से, और अब आने वाले टाइम में कुछ अच्छे काम होंगे। यहाँ काफ़ी लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, और हम लोगों की टीम में काफ़ी अच्छे लोग हैं। राजन जी हैं ही, राजन सोनी जी हैं, मणिमाला सिंह जी हैं, और बहुत आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने और अब यहाँ कर रहे हैं। तो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा एक क्वेश्चन है जो कि आपसे काफ़ी व्यक्तिगत है। जब आपने अपने शहर को छोड़ा था, हाँ, कहते हैं कि अपनी मिट्टी से जब आदमी दूर जाता है तो कुछ ना कुछ उसके मन में विचार आते हैं। आपको कैसा लगा था? वो बिल्कुल होता है, ये चीज़ होती है कि शहर की आपको आदत बन जाती है, लोगों की आदत होती है आपको, और आप जिस एटमॉस्फेयर में हैं तो उसको छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। मैं एक बार भूटान जा रहा था, तो जो बॉर्डर है, जब उसको पुल को क्रॉस कर रहा था, तब मुझे लगा कि अरे मेरा देश छूट गया। तो एक सिहरन सी हुई कि अच्छा, देश भी एक ऐसी चीज़ होती है कि मतलब है तो मिट्टी वहाँ भी, और वो सब जुड़ी हुई है, लेकिन हम एक तरह का विचार बनाते हैं अपने मन में, एक धारणा बनाते हैं, फिर उसको जीने लगते हैं। जैसे राष्ट्रवाद है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे मैं इसके बारे में बहुत अलग सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि जिस भी ज़मीन पे आप जाएंगे, वहाँ रहेंगे, तो वहाँ की जो ग्रेविटी है वो आपको खींचे रहेगी, आपको फेंक नहीं देगी, वापस नहीं फेंकेगी। वो आपको वहाँ पानी मिलेगा, जो वहाँ की हवा है वो आपको, तो पूरा प्लेनेट जो है वो एक है। ये बुद्ध कहा करते थे कि पूरी ब्रह्मांड के बारे में कहते थे कि सब, हाँ बिल्कुल, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ है। तो मैं इस चीज़ को कि अगर कहा जाए कि आप कहिए कि आप राष्ट्रवादी हैं, तो ये चीज़ मेरे लिए शायद तब मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि ये कहने वाली बात नहीं है, ये तो महसूस करने वाली बात है। स्पेशली इसको कहा नहीं जा सकता, तो महसूस करने वाली बात है। तो पूरा विस्तार होना चाहिए आदमी का, मेरा ये ख्याल है। एक विचार लगातार आता है कि कला साहित्य के बिना भी संसार चल सकता है, फिर इसकी जरूरत क्यों है? वैसा है कि अगर मोर के जो पंख होते हैं ना, वो बिना उस तरह उतने खूबसूरत नहीं हो तो भी चलेगा। जो जेब्रा है, जिराफ है, इसमें जो धारियां हैं वो नहीं हो तो भी वो हैं, तो भी वो जिएगा। लेकिन क्या है कि जो विविधता है ना, वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। जैसे कि मौसम होते हैं अलग अलग, इस तरह से अलग अलग लोग भी होते हैं। कोई मतलब एक दूसरे का कोई क्लोन नहीं है। अगर एक जैसे चेहरे हो जाएंगे तो आप घबरा जाएंगे। तो विविधता है वो बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल से। तो कला साहित्य के बिना जीवन नहीं चल सकता। जब चलेगा तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि अफ़गान में जो हो रहा है, जिनके अंदर कोई वैचारिक स्थिति नहीं है, है ना। आइंस्टीन कहते थे कि दो चीज़ें अनंत हैं इस दुनिया में, एक तो ब्रह्मांड अनंत है और दूसरा मनुष्य की मूर्खता, है ना। तो आप उसको किस तरह से देखते हैं, है ना। वो तो संशय, उन्होंने कहा ब्रह्मांड के बारे में मुझे संशय है, लेकिन मनुष्य की जो मूर्खता है उसके बारे में संशय नहीं था उनको। ऐसा क्यों हो रहा है कि वॉर क्यों ज़रूरी है, युद्ध क्यों ज़रूरी है। युद्ध के विरुद्ध होंगे तो हम एक और युद्ध करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये कहते हैं ना कि एक कहावत है, मुहावरों पे हम रहते हैं, जीते हैं उसको, कि लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। लेकिन मूर्खता को ख़त्म नहीं कर सकती। उसके लिए बुद्धिमान आदमी चाहिए, जिसके अंदर करुणा हो, प्रेम हो, ऐसा आदमी चाहिए।
और कला जो है, कला आपको संवेदनशील बनाती है। जी और अब देखिए जो आर्टिस्ट है वो पढ़ता लिखता है, चीज़ों को जीता है, तो वो एक किसी मवाली की तरह किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता। जी तो ये फ़र्क आता है। और आप जब कुछ करते हैं, परफॉर्म करते हैं, कोई अच्छी चीज़ें आप एक्सप्लेन करते हैं या बुरी चीज़ें करते हैं, तो उसको उसका एक आंकलन करने का मौका मिलता है लोगों को, दर्शकों को। एक नाटक आपने किया, एक कविता लिखी, उसको बोल दिया आपने, तो फिर आपने सोचा कि इसका असर नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ का असर बहुत बारीक तरीके से आदमी के अंदर कहीं जहन में बस जाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो निकलता है। तो परिष्कृत आदमियों का ये काम है। कला और साहित्य की ज़रूरत थी और आगे भी रहेगी। आपने एक रक्त चंदन नमक जो बाल फिल्म थी हाँ। उसमें निर्देशन किया, उस दौरान की कोई घटना? नहीं, रक्तचंदन जो है वो एक बड़ी फिल्म थी, जी और वो थी आल्हा उदल पे बेस्ड थी। आल्हा उदल की जो कहानी है, तो उसमें महोबे का जिक्र है, और उसमें आल्हा जो गाया जाता है उसका इस्तेमाल है। और वो बनाया था एक चमड़िया जी थे, उन्होंने उसको प्रोड्यूस किया था उस ज़माने में, मतलब काफ़ी पहले की बात हो गई, 2000 से पहले की बात है। तो उसमें काफ़ी उस टाइम के हिसाब से बड़ा बजट था, 14 लाख रुपए लगाए थे रीवा शहर में आके उन्होंने। और उसमें हमारे कुलदीप सक्सेना जी प्रोडक्शन टीम संभाल रहे थे। सभाजी शर्मा अभी 2 हफ्ते पहले गुजर गए, वो थे, और बड़े अच्छे लोग थे। और वो इस दौरान जो 2 साल गुजरे हैं, हमने बहुत अपने करीबियों को, बहुत प्रेमियों को मतलब छूट गए हैं हमसे। और वो जब फिल्म कर रहे थे तो मुझे उन्होंने हायर किया था एज ए चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर। तो उसकी स्क्रिप्ट में भी मैंने लिखने में सहयोग दिया था। वहाँ से शुरुआत है एक तरह से मेरी, खासकर फिल्म क्षेत्र में, हाँ फिल्म जगत में। तो वो आल्हा उदल को लेके थी, गोविंदगढ़ में शूट हुआ था, खजुराहो में कुछ शूटिंग हुई थी उसकी, और उसके शोज़ भी कुछ हुए थे। बिरला सीमेंट ने भी उसमें सहयोग किया था, सतना सीमेंट ने। जी। अपने यहाँ जो शूटिंग के लिए संभावनाएं क्या हैं? वो हर जगह होती हैं। वो जिस तरह अगर सब्जेक्ट है अच्छा, तो यहाँ जगह काफ़ी अच्छी हैं, खूबसूरत हैं। और जो लोकेशन है यहाँ थोड़ा अलग है। लोग ये कोशिश करते हैं कि जहाँ रेगुलर शूट हो रहा है, तो उस पर फिर देखते देखते लोग कहते हैं अच्छा ये वही जगह है। तो जो बहुत ज़्यादा देखी जा चुकी है, तो उससे लोग फिर बचते हैं कि कुछ नया, अनोखा, कुछ अलग बैकग्राउंड मिले, अलग परिदृश्य हो जहाँ का। तो वो चीज़ें रीवा में काफ़ी हैं। तालाब हैं, जंगल हैं, और शहर भी अच्छा है, पुराना शहर है। जी यहाँ पर जो बोली है, यहाँ की जो भाषा है, जी। इसको संरक्षित करने की जरूरत क्यों है? अब देखिए, जो भाषा और बोली का जो अंतर है, जी भाषा की तुलना में बोलियां जो है ना, वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म होती हैं, चुकती हैं, क्योंकि भाषा उसमें हावी होती है। और वो क्योंकि नगर में बोली जाती है ज़्यादातर, तो गांव के लोग शहरी बनने की कोशिश करते हैं, और शहर के लोग वो ब्रिटिशर्स बनने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नगर से महानगर की ओर, तो वो अपनी भाषा और इन सब के स्तर पे वो चीज़ें बदलती रहती हैं। पर बोली में क्या है कि कोई भी शब्द जो है एक आता है, तो उसका पूरा इतिहास है। एक बहुत वक्त लगता है किसी शब्द को बनने में, उन्होंने जिस चीज़ को देखा है। जैसे यहाँ दीदी कहते हैं, मातारी कहते हैं, तो वो जो ममत्व है, जो प्रेम है, उस भाषा की जो माँ है, वो अगर उसको दीदी बोल रहे हैं तो उसको फील होगा कि हाँ ये अपना है, उसको एक लगा होगा। पर अगर उसको आप मॉम बोलेंगे तो वहाँ ठीक नहीं लगेगा। तो हर जगह की अपनी भाषा है, और ये विविधता के लिए ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें इतने दिनों में बनी हैं, एवोल्यूशन के ज़रिए जो चीज़ आई है, तो उसका संरक्षण होना चाहिए। पर उसके लिए यही है कि मंचन ज़्यादा हों, और इसकी तरफ और भी, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। मुझे लगता है कि 20-22 सालों में
ये भाषा आधी रह जाएगी। मुझे इस चीज़ का बड़ा एक वो रहता है। उसका जो सौंदर्य है, जैसे उसके गीत हैं इतने सुंदर हैं, उसमें मतलब कुछ ऐसे सुहाग वगैरह जो हैं गाए जाते हैं, हिंदुली गाई जाती है, सुहाग गाते हुए लोगों के गले रुंध जाते हैं, गा भी नहीं पाते। तो ये भावनाओं को, इमोशंस को जागृत रखते हैं, संवेदनाओं को ज़िंदा रखते हैं। तो बोली का अपना महत्व है, वो कि ऑर्गेनिक है, वो ज़्यादा मिट्टी से जुड़ी हुई है। आपने बघेली को लेकर के काम किया है, काफ़ी काम किया। अब आपको भविष्य की जो योजनाएं हैं क्या हैं? और भविष्य में अब क्या है कि 2 सालों से तो काम पूरी तरह से सब बंद है, और धीरे धीरे जब शुरू होगा, मैं कुछ लिख रहा हूँ जो मैंने अपनी तरह से देखा है, जिस तरीके से समझा है, क्योंकि मुझे कोई बहुत गहरा नॉलेज तो था नहीं। मैंने कोशिश करके खोज की कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो मैंने अभी तक देखा है, तो बहुत लंबा इतिहास नहीं, पर जिन चीज़ों को मैंने समझा है तो उसको लिखूं। और मैं एक डायरी के तौर पे लिख रहा हूँ, मेरे मौसमों की डायरी से। रिपोर्टाज जैसा लगता है इसका नाम कि हाँ, तो मेरे मौसमों की डायरी से, तो वहाँ से उस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। और फिर लिखने का ही काम ज़्यादा मेरी दिलचस्पी है। अगर कभी कोई मौका मिलता है, स्थितियाँ ठीक होती हैं, तो बड़े प्लेस भी करेंगे, बघेली में भी करेंगे और हिंदी में भी करेंगे। तो इस तरह की मंशा है मेरी। चूँकि आप ज़मीन से जुड़ करके, या फिर ये कहें कि मिट्टी की महक लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपके जीवन के आइडियोलॉजी क्या हो जाती है? देखिए, मिट्टी की महक अपनी जगह ठीक है। जी मेरे लिए सारी दुनिया जो है ना, उसकी मिट्टी, जो जिस ज़मीन पे हम रहते हैं, हम एक वजह से है ना साथ में सारे लोग। तो मुझे तो चाहे विदेशी हो, कहीं का भी हो, हम उससे अंतर नहीं कर पाते। उसको वो जब अपने घर से निकलता है ना, कोई विदेशी टूर पे आ रहा है, इंडिया आ रहा है, तो रूस में बैठी हुई माँ भी यही सोचती है कि वो जा रहा है, तो उसकी पैकिंग करवाता वो भाई भी सोचता है कि उसी तरह से दुखी होता है, उसी तरह से चिंता होती है कि सफ़र में वो जा रहा है। यहाँ से कोई जाता है तो वो भी ऐसा ही लगता है उसको। तो सब जगह एक जैसी चीज़ है। हम बड़ा तब सोच पाएंगे जब हम उस स्तर पे सोचेंगे। अब हम मंगल पे जाने की बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि उपग्रह ही हमसे संपर्क करेंगे, तो अभी तक हम एक ही नहीं हो पाए हैं, हम कबीलों में लड़ रहे हैं। तो दिक्कत ये है कि, और ऐसा नहीं है, हम सक्सेस हो सकते हैं मानवीय तौर पे भी, है ना। एक वो है कि एक लाइन है कि आदमी को जान से मारे है आदमी, और जो चीख सुन के दौड़े वो भी है आदमी। तो वो जो आदमी है वो कौन है, उनकी तादाद कितनी है? तो हमको ऐसे लोग पैदा करने पड़ेंगे ना। आप जब चाहते हैं तो आप ऐसे बच्चों के मन में जहर भर देते हैं कि वो मशीन गन लेके कोई भी हरकत करते हैं, दिमाग से खाली कर देते हैं आप उनको। तो आप ये अच्छे कामों के लिए ऐसा क्यों एफर्ट नहीं लगा सकते? आप अगर उधर करना चाहेंगे, आपकी मंशा ठीक होगी, तो इसमें जो सारे पॉलिटिशियंस हैं दुनिया के, वो बहुत घातक लोग हैं। मैं आपसे बहुत स्पष्ट तौर पे ये कह रहा हूँ कि वो लोभवश, ये सब मार्केटिंग है, बाज़ार है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो निर्दोष भी हैं और जो नहीं जानते हैं उनको जहरीला बनाया जा रहा है। और हमारी कोशिश युद्ध के विरुद्ध होनी चाहिए, और करने से सब कुछ होता है, आपकी मंशा सही हो। जी, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, जी, उनके लिए आपका क्या संदेश है? बस यही है कि करुणा और प्रेम जो है वो सबसे बड़ी नेमत है इस प्लैनेट पे। हम कितने दिनों के लिए हैं ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 99 वर्षों, और उसमें भी वक्फा इतना कम है समय कि जिसमें जो जागने वाला समय है, जब हम जागृत हैं और जब तक हम काम कर पाते हैं सृजनात्मक होके, तो वो टाइम काफ़ी कम होता है आदमी के पास। फिर बाद में आदमी को लगता है कि हमसे ये रह गया, ये छूट गया। तो कुछ ऐसा करना चाहिए जो सबके लिए हो। तो मैं दर्शकों से बस यही चाहता हूँ कि बस प्रेम बनाए रहें, और मैं बहुत ज़्यादा सबके प्रेम में हूँ,
और सबसे उसी तरह का प्यार चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मैं अब क्या कहूँ। साथियों, हमारी खुशनसीबी है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच लेखक, रंगकर्मी, अभिनेता हिरेन सिंह जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए मैं आप सभी की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर शैलेंद्र जी। सच तो सच है में बस आज इतना ही। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।